सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। आज थोड़ा कम ही टॉपिक्स हैं, सो इन टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, ठीक है, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एंड विजिट सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट। तो पहला टॉपिक है मेट्रॉइड इम्पैक्ट एंड अर्ली लाइफ इवोल्यूशन। ज्योग्राफी का टॉपिक है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज RDRP। साइंस टेक का टॉपिक है सप्लाई चेन इवोल्यूशन। IR और इकोनॉमी का टॉपिक है। रडार के ऊपर देखा जाए तो ये भी एक प्रीलिम्स का टॉपिक है। फिर ज्योग्राफी का टॉपिक है एरुगम बे। तो ये दो टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक आप पूरे यूट्यूब में सर्च करना, बहुत ही रेयर लोगों ने कवर किया होगा। आई नो कि कौन कितना कवर कर सकता है। तो यहाँ पे ये है ना, तो यहाँ पे फिर आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है आपका, जो आपको प्रोवाइड मैं करता हूँ। आज का क्वेश्चन देखो, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन विल सॉरी, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज खराब है। विल लिमिट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये स्टॉप वर्ड हटाना है। तो ये वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। आप अपने आंसर सेंड करो, ये नंबर है, ये इस पर आप आंसर सेंड करो सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे। कोई क्वेरी है तो नंबर याद रखना है 9057921649। इस पर आपको मैसेज करना है। और करंट अफेयर बैच मिस नहीं करना है। कल मैंने PIB का लगभग 50 पेज का नोट्स अपलोड कर दिया है। जो पुराना बैच है, प्रहार बैच में भी अभी मैं पुराने लेक्चर्स जो आप लोग के छूटे हुए हैं, क्योंकि ये बैच पहले से ही चल रहा, तो वो पहले कवर होंगे, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो है कवरेज होगा, इसको मिस नहीं करना है। और इसमें जो जो लेक्चर आए उनको देखते रहना है। हिंदू सेशन जो यहाँ चल रहा है, इसके भी सब्जेक्ट वाइज कंपाइल्ड वीडियो वहाँ पे अवेलेबल आपको रहेंगे, तो उसको आप लोग अपना फॉलो करते रहना। मतलब उसके नोट्स और सारी चीज़ें। बाकी यहाँ हिंदू सेशन जो है वो आपको सुनना है, ऐसा नहीं कि मतलब खाली बैठे हो, जब भी फ्री हो आप सुन लो। ये सारी चीज़ें, योजना, PIB, सारी चीज़ें कवर्ड होंगी इस कोर्स के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये एक टॉपिक है, एंशिएंट मेटेराइट्स वाज जायंट फर्टिलाइजर बॉम्ब फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो मेटराइट कई बार पूछ सकते हैं क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, उस पर ये ज्योग्राफी का प्रश्न बनता है। तो वहाँ पे यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स, और आप मेंशन कर सकते हैं। तो मेटराइट्स है, जैसे अगर आप ये देखोगे ना, ये बड़ा सा पत्थर, ये आपका धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर से आके टकराएगा, मतलब एटमॉस्फेयर पे आएगा बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेरिक जो मतलब जो एटमॉस्फेयर है जो हमारा, उससे जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से इसमें आग लगती है। छोटा होता रहता है, बट कुछ पार्ट जो है वो हिट कर सकता है और सरफेस को, और काफ़ी डैमेज भी कॉज कर सकता है। तो कहा गया कि मैसिव जो मेट्रॉइड्स है, लगभग 37 से 58 किलोमीटर डायमीटर में, उसने अर्थ को 3.26 बिलियन साल पहले उसने स्ट्रक किया था, हिट किया था। एंड ये इम्पैक्ट बहुत लार्ज था, इवन मोर देन, जिसकी वजह से डायनासोर एक्सटेंट आपके किए थे। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन है। रॉक्स का वेपराइजेशन हुआ था, है ना, मतलब वेपराइजेशन मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ा तो जो रॉक्स हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके और ऊपर की तरफ गई। बहुत जगहों पे सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए, कण, मिट्टी पत्थर के कण इकट्ठा हुए। बहुत ज़्यादा डस्ट क्लाउड क्रिएट हुआ। डस्ट क्लाउड मतलब जो जैसे धुआं टाइप क्रिएट हुआ ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उनका है, जिसने स्काई को पूरा डार्क कर दिया। और ऐसा ही कुछ इम्पैक्ट ओशन पे भी हुआ था, जिस वजह से सुनामी आपकी हुई थी। सुनामी की वजह से कोस्ट लाइन पूरा आप कह सकते हैं डैमेज हुआ। एंड जब आपका कोस्ट लाइन डैमेज हुआ, क्योंकि सुनामी बहुत बड़ी थी, जैसे अगर आपको समझना है तो अगर बाल्टी के पानी में एक पत्थर डालोगे, देखो लहरें जनरेट होती है। तो इतना बड़ा जो मेटेराइट हिट करेगा तो बहुत बड़ी सुनामीज जो हैं वो हुई। तो वो सुनामी हुई, न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग हुई, समुद्र के पानी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मिक्सिंग हुई। वो न्यूट्रिएंट्स सुनामी के पानी के माध्यम से जो दूसरी जगह है पृथ्वी के अंदर, वहाँ भी वो जो पानी के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये एक जाइंट फर्टिलाइज़र बॉम्ब के रूप में काम किया। मतलब जैसे लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, फास्फोरस, आयरन जैसी चीज़ों की जो ज़रूरत है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिर पूरा जो लैंड एरिया है वहाँ पे भी हुआ, और फिर धीरे धीरे जो माइक्रोबियल लाइफ है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बने। तो ये एक नई थ्योरी है जो कि हाईलाइट की गई है कि किस तरीके से लाइफ एग्जिस्ट हुई। तो ये थोड़े से फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, आर्किया जो है, ये आपके डेवलप हुए। फिर धीरे धीरे इवन आफ्टर डिज़ास्टर ये धीरे धीरे अपना डेवलप होते रहा। फिर सिंगल सेल से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की तरफ चीज़ें बढ़ी। और ये सब चीज़ें जैसे मान लो कि स्टडी किया गया था, बर्बरटोन ग्रीन स्टोन बेल्ट एक है, इसका एक बार लोकेशन देखना कहाँ पे है ये। तो बर्बरटोन ग्रीन स्टोन जो बेल्ट है,
वहाँ से जो पुरानी रॉक्स हैं उनकी स्टडी के बेसिस में इस चीज़ को कंक्लूड आपका किया गया। फिर धीरे धीरे देखो क्योंकि एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अधिक अफेक्ट हुआ था, तो धीरे धीरे फिर जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टेबलाइजेशन हुआ, जिसमें काफ़ी समय लगा। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि जब मेट्रॉइड ने हिट किया तो हिट करने के बाद बहुत समय लगा क्योंकि बहुत सारे जो कण हैं वो बादल के रूप में आसमान में थे, तो पूरा जो रेडिएशन सूरज की आ रही है वो अफेक्ट हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हुई जो अभी हमने डिस्कस किया। तो धीरे धीरे जो स्टेबलाइजेशन है, जो स्टेबिलिटी है, उस स्टेबिलिटी को आने में बहुत समय लग गया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो मेट्रॉइट इम्पैक्ट की बात करें तो इससे डस्ट क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, ओशियन की सुनामी जनरेट हुई, न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग हुई, न्यूट्रिएंट बूस्ट हुआ, माइक्रोबियल रिकवरी हुई, फिर माइक्रोबियल्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो धीरे धीरे तेज़ी से आपके थ्राइव हुए। नेक्स्ट देखते हैं, ये रिसर्चर्स ने एआई और जीनोमिक्स की बात करें तो उस पे चेंजेस करके नए वायरस की स्पीसीज़ को नए कौन वायरस पॉसिबल हो सकता है तो फाइंड किया। तो देखो इसमें एक एक तो ये साइंस टेक का टॉपिक है। अब इसमें एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि सपोज़ करो आपसे पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या रोल हो सकता है, एआई की अगर हम बात करते हैं तो क्या रोल हो सकता है, तो ये आप हाईलाइट कर सकते हो कि यहाँ पे हम बहुत सारे नए वायरस कौन से पॉसिबल बन सकते हैं उनकी जानकारी मतलब दैट वी कैन प्रिडिक्ट ऑल्सो उसके बारे में। और दूसरा इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि और चीज़ें तो हमने बहुत बार डिस्कस हुआ तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, दिस इज़ रिलेटेड विथ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरडीआरपी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरडीआरपी क्या है, तो वी नीड टू नो। सो ये कहा जाता है कि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट जीन के रूप में कंसिडर किया जाता है। और देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मतलब हमारा शरीर, मतलब इंसानों का शरीर या किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर लोगे तो किससे मिल के बनता है, सेल से। सेल के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए का सेगमेंट क्या है आपका, होता है जीन। ठीक है, सेल्स के अंदर जैसे आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप फर्दर जाओगे तो फिर आपका क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जैसे ऊन का गोला है वैसा होता है ये। और उसके बाद क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम के अंदर अगर आप जाओगे तो डीएनए आ गया, फिर डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, वो जीन आ गई। तो इस टाइप से होता है। तो ये जीन हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आई थिंक आपको अवेयर है। और जितनी भी ये जीन्स है दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। जीन का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपका बनता है, वी कैन से दिस थिंग, क्योंकि देखो हर चीज़ जीन पर निर्भर करती है, हमारे ट्रेड्स और हर चीज़ जो है जीन पर निर्भर करती है। तो आरडीआरपी प्रोटीन जो है द वेल कंजर्व्ड रीजन है, एंड मतलब ये जो प्रोटीन है, क्योंकि देखो यही जीन की अगर हम बात करें कौन सी प्रोटीन बननी है ये भी डिसाइड होगा। और इवन आरएनए का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जब हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस किया था तो आरएनए का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जो कि लाइक ख़ास तौर से कि प्रोटीन कौन सा बनेगा और उसको रेगुलेट करने के लिए सर्टेन जीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आरडीआरपी जो प्रोटीन है, यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि किसी भी आरएनए रेप्लिकेशन, मतलब एक आरएनए से दूसरा आरएनए जो बनता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका रहता है। तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए रेप्लिकेशन एक प्रकार का एंजाइम है। एंजाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कई बार आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा A+B से C बनता है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐड अगर आप कर दो, है ना, जैसे अगर आग लगी, आग में आपने घी डाला तो आग तेज़ी से लगने लग जाएगी। मतलब आग के जलने के जो प्रोसेस है उसको थोड़ा तेज कर देता है घी डालना, तेल डालना, जो भी है, पेट्रोल डालना, है ना। तो इसी तरीके से कोई रिएक्शंस जब होते हैं, जब A+B मिलकर C बनाते हैं, तो आप कुछ चीज़ें ऐड करोगे तो उससे C तेज़ी से बनेगा। मतलब वो रिएक्शंस जो है उसका स्पीड आपका चेंज हो सकता है। तो ऐसों को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और जब बायोलॉजिकल लेवल पे वो चीज़ें होती हैं तो उसमें जो रोल ऐसा कैटलिस्ट का प्ले करते हैं उनको एंजाइम्स बोलते हैं। तो मान लो आरएनए रेप्लिकेशन या कोई भी मेटाबॉलिक ऐसे फंक्शंस होते हैं, उसमें कुछ जो रोल प्ले किया जाता है उसे हम एंजाइम बोलते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज की बात करें, आरएनए पर निर्भर जो आरएनए पॉलीमरेज है या आरएनए रेप्लिकेस जिसे हम कहते हैं, वो एक प्रकार का एंजाइम है जो कि आरएनए को बनाने में, जो उसका रेप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने में, और आरएनए टेम्पलेट का मतलब आरएनए बना और उसी से बड़ा आरएनए बनेगा। तो है ना, जैसे आप मानो कि एक ईंट है, ईंट को जोड़ के आप एक लाइन ईंट की बनाओगे, इसी तरीके से आरएनए टेम्पलेट है, इन्हीं को जोड़ जोड़ के आप जो है बनाओगे। तो यहाँ इसमें एक आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए रेप्लिकेस का एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो आपका रहता है। फिर ये कहा गया कि ये सब चीज़ों के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया गया, लाइक जिसे सेरेटस टूल बोलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सेरेटस टूल है न्यूज़ में था, तो ये क्या है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का ओपन सोर्स टूल है सॉफ्टवेयर के रूप में जिसका नाम सेरेटस है, जिसने जीन सीक्वेंसिंग को मैच किया
पुराने जो भी वायरल RDRP प्रोटीन है उसके बेसिस पे सर्टेन जीन्स को कंपेयर किया, और उस बेसिस पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको उसने कंक्लूड किया कि जो नए न्यू RNA वायरस की स्पीसीज़ हैं वो है ना, वो ओशन एनवायरनमेंट में हैं, और कई जगह मतलब जैसे मान लो सर्टेन वायरस प्रेजेंट है, नए वायरस कहाँ प्रेजेंट होंगे, कैसे वो डिफरेंट है। तो इस टूल के माध्यम से सीक्वेंसिंग जीन की गई और उस बेसिस में जानकारी इकट्ठा की गई कि हाँ ये नए वायरस के नए स्पीसीज़ आपकी आएंगे। तो अब इस टॉपिक में आपको क्या सीखना है, एक तो आपको ये सीखना है कि RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज क्या है, जिसे RDRP बोलते हैं। दूसरा आपको सीखना है कि सेरेटस टूल रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है। ये दो चीज़ें आपको न्यूज़ मतलब चीज़ें रखनी है। अब दूसरा एक आस्पेक्ट आजकल ट्रेंड बना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर बेसिक जो डिफरेंस है कि DNA वायरस और RNA वायरस के बीच का अंतर क्या है, वायरस के अगर आप टाइप को स्टडी करोगे तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो DNA क्या है, इसमें DNA वायरस में जेनेटिक मटेरियल है, जैसे हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA। ऐसे कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA, मतलब वही चीज़ उसको रन करती है। डबल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे DNA का स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा जो है DNA स्ट्रक्चर है उसका उसका जो शेप है कैसा है, जैसे दो सांप गले मिल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। डबल स्टैंडर्ड होता है ये, और एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड आपका होता है। तो ये जो DNA वायरसेस है डबल स्टैंडर्ड होते हैं। म्यूटेशन मतलब इसमें बदलाव कम है क्योंकि बहुत स्टेबल होता है। DNA वायरस स्टेबल होते हैं, ज़्यादा म्यूटेशन मतलब इनमें बदलाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है और DNA ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड इसमें जीनोम बड़ा होता है। एंड आप कह सकते हैं कि ये जो नए DNA सिंथेसाइज या नए DNA बनते हैं वो एक फॉर्म में एक तरीके से इकट्ठा होते हैं, जिसे हम प्रोकैप्सिड शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। RNA वायरस में ये सब इसका उल्टा हो गया। RNA जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, म्यूटेशन ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें वी कैन से कि स्टेबिलिटी इतना RNA में नहीं होता है। RNA वायरस अनस्टेबल है, और साइटोप्लाज्म जो है वहाँ पे ये रेप्लिकेट करते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब जैसे सेल है, न्यूक्लियस के अलावा जो खाली हिस्सा है वो सेल के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो UPSC ने अभी प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन पर प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं। तो DNA वायरस RNA वायरस के बीच का अंतर आपको ध्यान में रखना है। अब ये थोड़ा देखो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये होता है न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आपको देखनी है, आपको उसको निकालना है कि यार हमारे लिए काम का क्या है, और इसी चीज़ को आपको लगभग 2 साल के टॉपिक्स को कवर करना है। अगर आपने कवर किया अच्छी बात है, नहीं कवर किया है तो मैंने इसीलिए प्रहार बैच को लॉन्च किया है, तो उसको प्लीज़ मिस मत करना। 50 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए हैं, उनको फटाफट कंप्लीट करो। PIB के नोट्स और ये सब कुछ चीज़ें जा रही हैं, और ये जो लेक्चर जो आप यहाँ सुन रहे हो इसी को सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके भी वहाँ मिलेगा। तो वहाँ पे आपको बढ़िया जो लेक्चर देखना है, नोट्स जो मिले वो देखना है। डाउन टू अर्थ फिजिक्स जो भी जितने भी डिफरेंट और सोर्सेस हैं वो भी नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल रहेंगे। और मैंने फिर कहा कि वो जो कंटेंट आपको मिलेगा उसका पैरेलल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और बहुत सारे क्वेश्चंस UPSC उस कंटेंट से पूछ रही है, तो ये डिसीजन मेकिंग आपको जल्द से जल्द करना पड़ेगा। ये मैं फोर्स इसलिए आप लोग को बार बार करता रहता हूँ कि उस कंटेंट को जो जो अब वीडियो आता रहे तो देखते रहो। और फॉर्मेट बहुत ही क्लियर है, मैं आपको पहले बता दूँ, बाद में आप लोग को नहीं वो करना है कि जो हिंदू सेशन है इसको कंपाइल्ड फॉर्म में सब्जेक्ट वाइज वीडियो को एडिट करके कंपाइल करके सब्जेक्ट वाइज और फिर वो अपलोड करूँगा। कई जगह का जैसे योजना का आपको PDF मिलेगा प्रॉपर। कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो पैरेलली वीडियो लेक्चर होगा, और साथ में लाइव रिवीजन और दूसरे लेक्चर्स आपके होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो ऊपर नंबर है उस पर ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, शिफ्टिंग सैंड विद ग्लोबल सप्लाई चेन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पर एक शब्द पहले हमें जानना है, और वो है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन की बात की जाए, अच्छा क्या मतलब होता है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। तो मैंने आपको कई बार ऐसे एग्जांपल्स भी दिए हैं। जैसे आप कभी कॉलेज में रहे थे, तो आपके मान लो 3 दोस्त 4 दोस्त रह रहे हैं, और उसके पास बाइक है, उसी के पास बाइक है, और 3 लोग बढ़िया उसी में बैठ के जाते हैं। तो जिसके बाइक है तो वो उसके नखरे आपको थोड़ा सा झेलने पड़ते हैं कि यार कभी बोले यार चाय दे दे यार, अरे चल ये कर दे, अरे ये कर दे, अरे थोड़ा लेट जाऊंगा मैं, तुम देख लो, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सब तीनों उस पर निर्भर है यार, उसी में बैठ के जाना है। तो जब ऐसी स्थिति होती है, जैसे चाइना पे हम निर्भर हैं, चाइना वाले क्या कहेंगे, बोले तुम्हें अगर APIs चाहिए दवा बनाने के लिए तो अच्छा ये हमारा काम कर दो। तो जब आप अपने इंटरेस्ट को अप्लाई जो है इंटरेस्ट को इस्टाब्लिश करते हो, थिंकिंग कि ये जो सप्लाई चेन है
ये जो सप्लाई चेन है उसको वेपनाइज करते हो, मतलब उसको अपने इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश करके करने का एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हो, तो उसको बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। कोविड-19 के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे ये चीज़ बहुत सामने आई कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वेपनाइजेशन, दे आर फोकसिंग ऑन द वेपनाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन। वेपनाइजेशन जो है सप्लाई चेन का, उस पे आपका फोकस बहुत कर रहा है, इसलिए क्या है सप्लाई चेन रेजिलियंसी की तरफ गया। ये प्रश्न पूछा यूपीएससी आई थिंक 2024 मेंस में, जो हमने पहले कवर किया हुआ है। तो तो कहा गया कि जो है एक हम मैकेनिज़्म, जैसे भारत और वेस्टर्न कंट्रीज़ कुछ मिलके ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि सप्लाई चेन की रेजिलियंसी हो, कि मतलब जो भी चीज़ें आ रही हैं उनका सप्लाई चेन अफेक्ट ना हो, और उसमें सर्टेन रूल्स नॉर्म्स क्रिएट कर दिए जाएं जिस बेसिस पे सप्लाई चेन मेंटेन रहे। ग्लोबलाइजेशन का बेसिस भी तो यही है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करोगे तो ये क्या है, वो आपका है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो तो लिमिट हो सकता है, अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की अगर बात किया जाए तो वो तो लिमिट हो सकता है। है ना? क्यों? क्योंकि अगर सप्लाई चेन का ही वेपनाइजेशन हो, सप्लाई चेन ही पूरा अफेक्ट हो जाएगा, तो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है तो कौन एक दूसरे से इकोनॉमी लिंक करेगा? आज आपने उसको रोका, फिर दूसरी चीज़ वो रोकेगा, तो एक ट्रेड वॉर की स्थिति बन जाएगी। ट्रेड अफेक्ट होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, तो अपने आप ही ग्लोबलाइजेशन उससे अफेक्ट होगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो एक टर्म मेंशन है, यहाँ से मैंने जो पैराग्राफ पिक किया वो ये 2 पैराग्राफ्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे जो हमें जानना चाहिए। बाकी देखो कॉमन सी चीज़ें हैं। तो एक तो कहा गया जस्ट इन टाइम टू जस्ट इन केस सप्लाई चेन। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट इन सप्लाई चेन फोकस पे बात किया गया, तो है ना, तो यहाँ पे जैसे जियो पोलिटिकल टेंशन है ना, और कोविड-19 पैंडमिक वाली जो स्थिति है, इसके बाद जो सप्लाई चेन का जो नेचर है उसमें काफ़ी हद तक आपका जो है वो बदलाव हुआ। तो यहाँ पे कहा गया कि शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम एफिशिएंसी जस्ट इन टाइम टू रिजिलियंस जस्ट इन केस। है ना, तो यहाँ पे मतलब जैसे जस्ट इन टाइम का मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, थोड़ा ऐड कर लेना। जस्ट इन टाइम मतलब इट फोकस ऑन एफिशिएंसी, कि सप्लाई चेन बनी रहे, है ना, कि टाइमली चीज़ें पहुँचे, दैट इज़ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन केस का मतलब कि एफिशिएंस, यहाँ पे आपका रिजिलियंस पे फोकस किया गया। रिजिलियंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्थिति अगर आती है, उस स्थिति में आपकी सप्लाई चेन ब्रेकडाउन नहीं होगी। तो ये टर्म थोड़ा सा याद रखना कि सप्लाई चेन के अंदर जस्ट इन टाइम मतलब एफिशिएंसी से रिजिलियंस की तरफ प्रोसीड करने की बात चल रही है। तो यहाँ पे मतलब एफिशिएंसी मतलब ठीक है, टाइमली चीज़ें पहुँचने से कोई भी स्थिति आ जाए, उस स्थिति में रिजिलियंसी मेंटेन रहे, मतलब कोई भी स्थिति हो सप्लाई चेन मेंटेन रहे। तो ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे चाइना की बात करें तो उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। चाइना बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब था तो एक एक्सपोर्ट उसका काफ़ी अधिक था, तो उसका काफ़ी प्रेजेंस भी है, तो ये देखना है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर चाइना इन्वॉल्व भी है। तो चाइना का एक रोल है, चाइना वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन की तरफ भी फोकस कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों का डिसरप्शन, साइबर अटैक जैसी चीज़ों से भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि एक ड्यूअल अप्रोच की बात है, कि जस्ट इन केस मतलब रिजिलियंस और जस्ट टू बी सिक्योर। तो ये टर्म्स याद रखना। देखो बाद में क्योंकि आर्टिकल से रिपीट नहीं होते हैं, इन्हीं में से लोग प्रश्न बना लेते हैं। बोला कि देखो सप्लाई चेन जो है ना, बोला देखो समझना बात को, कि मैं आपको डेली बेसिस में हिंदू सेशन देता हूँ, तो मैं आपको हिंदू सेशन दूंगा, रेगुलर दूंगा, ये मैंने कहा। सपोज़ करो कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं नहीं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप कहोगे कि नहीं नहीं सर, आपको चाहे कोई भी स्थिति हो, आपको मतलब हिंदू सेशन देते रहना है, आपको करंट अफेयर्स देते रहना है। तो वो प्रिंसिपल क्या होगा? रेजिलेंसी, मतलब कोई भी ऐसी स्थिति आएगी उस केस में भी आपको सेशन को देते रहना है। सप्लाई चेन में भी सेम चीज़ है। दूसरा कि जस्ट टू बी सिक्योर, मतलब अगर सप्लाई चेन है उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो साइबर अटैक या सिक्योरिटी थ्रेट, ऐसा कुछ स्थिति आती है, तो ये चीज़ भी देखना है कि वो सप्लाई चेन सिक्योर भी रहे, रेजिलियंट भी रहे और एफिशिएंट भी रहे। तो ये टर्म्स याद रखना है, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन केस एंड जस्ट टू बी श्योर। ठीक है, तो इससे आपकी जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी पे भी इस टर्म के माध्यम से फोकस आपका किया गया है।
तो जस्ट टू सिक्योर की बात करें तो इसमें रेगुलरली आपको ऑडिट करना पड़ेगा, सब कुछ सारी चीज़ें कंप्लाइड हो रही हैं कि नहीं है, कंप्लायंस भी देखना पड़ेगा। जो क्रिटिकल टेक प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मेंटेन रहेगी। देखो सप्लाई चेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जुड़ी आपकी होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी, जैसे ये भी देखना है, जैसे मान लो मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ध्यान समझना इस बात को कि मैंने चाइना से प्रोडक्ट लिया। अब जैसे इसराइल का आप केस ले लो, इसराइल ने वो पेजर वाले में कुछ लगा दिया, बाद में वो विस्फोट हो गए। मान लो चाइना से हम इतनी सारी चीज़ें ले रहे हैं, अब उसमें कुछ उसने लगा रखा हो, हमारा डेटा जा रहा है या कुछ, वो जब भी चाहे ब्लास्ट करा दे, कुछ करा दे, हम क्या करेंगे, हमें क्या पता। तो इसलिए जस्ट टू बी सिक्योर भी बहुत मैटर करता है। तो प्रोडक्ट की जो सिक्योरिटी सेफ्टी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मतलब बोले कि नहीं ठीक है यार तुम ले लो, सारा सामान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कुछ भी स्थिति होगी तुमको सब कुछ हम देंगे, लेकिन जो दे रहा है वो सिक्योर नहीं है। वो दिया, मान लो उसमें कुछ कुछ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, है कि नहीं ऐसा अलग बात है, एक्सप्लोसिव कुछ ऐसा चिप लगा रखा है कि उसको एक्टिवेट कर दिया, ब्लास्ट हो जाए, या फिर आपका डिवाइस ख़राब कर दे, या फिर कुछ और दिक्कत कर दे। तो यहाँ पे हमें फोकस करना कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। तो यहाँ जीरो ट्रस्ट अप्रोच है भैया, हम आप पे इतना नहीं करते ट्रस्ट। हमें ये देखना है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है किसी भी प्रोडक्ट का वो नहीं होना चाहिए। तो जो सप्लाई चेन है दैट हैज़ टू बी जस्ट टू बी सिक्योर, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन केस, ये ध्यान में रखना। तो एक सप्लाई चेन रिजिलियंसी, सप्लाई चेन सेफ्टी सिक्योरिटी, वो चीज़ भी है कि आप सप्लाई जो कर रहे हो उसकी कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी है, दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है ना। वेंडर डाइवर्सिफिकेशन की भी बात की गई है, वेंडर को भी डाइवर्सिफाई करो भाई। अगर मैं 4 जगह से कोई सामान लेता हूँ, एक नहीं देगा तो 3 से तो ले ही लूँगा ना। तो वेंडर डाइवर्सिफिकेशन भी हमारा मैटर करता है, ये भी बहुत मैटर करता है वेंडर डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे जस्ट इन टाइम, जस्ट इन केस, सिक्योरिटी फोकस, इंडिया का डुअल अप्रोच है, ट्रस्ट करो विथ वेरीफाई, जीरो ट्रस्ट अप्रोच है, वेंडर का डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये पॉइंट्स देखो, अब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो और भी 2-4 पॉइंट आपके मन के अंदर आ जाएंगे, अरे सॉरी, बट अंडरस्टैंडिंग जो क्रक्स है इस टॉपिक का, जो समझ है इस टॉपिक की, ये ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल डायमेंशन में अगर हमें ट्रेड को लेकर चलना है तो ये सब बातें मन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बैठी होनी चाहिए, ये टर्म्स आपके क्लियर बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये किसी भी स्टैटिक किताब में नहीं मिलेंगे। चलो ये देख लो, ये प्रश्न है, देखो ऐसे ही प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क से है, इट हैज़ गेन्ड रिकॉग्निशन एज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब फॉलोइंग नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा डाइवर्स बटरफ्लाई पॉपुलेशन इज पर्टिकुलरली नोटेबल गिवन इट्स लोकेशन आउटसाइड द हिमालयन पटकई माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे आपको आपको आंसर बताना है, ये बता दो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे ही वीकली मैं अभी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, पिछले वीक एक वीडियो आपको आया था, ऐसे क्वेश्चंस का पूरा पीडीएफ, वीडियो तो मैं यूट्यूब में डालूंगा, पीडीएफ उन्हीं लोग को मिलेगा जो लोग टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं, जो टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि मुझे आप लोग को 2 साल का कंटेंट, इसी तरीके का कंटेंट देना है। अब यहाँ तो यूट्यूब में तो नहीं हो पाएगा वो, तो वहाँ पे 2 साल का पीडीएफ लगभग 7 सेट अपलोड हो चुके हैं और उनको कंप्लीट करो। 300-400 पेज ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको मैं और करूँगा, साथ में नए कंटेंट भी बन रहा है। तो ये चीज़ भी आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के अंदर, जो विजय सीरीज टेस्ट सीरीज़ है उसमें मिलेगा। टोटल 30 टेस्ट आपके उसमें होंगे, तो वो टेस्ट भी दोगे, कंटेंट भी होगा, स्टैटिक भी साथ में रहेगा, मतलब ये टॉपिक्स भी होंगे, स्टैटिक भी होगा, तो आपके टेस्ट भी देते रहोगे, नंबर भी अपना देख लोगे, और पता है कि यार ये कंटेंट पढ़ना है, स्टडी मटेरियल भी साथ में इंक्लूडेड है। कोई नहीं करता स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ में, बट मुझे चाहिए कि आप लोग उस कंटेंट को पढ़ कर जाओ, क्योंकि वो मस्ट है। अगर 100 लोग को भी बोलूँगा तो 10 तो एटलीस्ट मानेंगे उस बात को, क्योंकि बाद में उनको बेनिफिट होगा। बाद में अब 1000-1500 फिर कोई नहीं पढ़ता है, वो इतने पेजेस जो पढ़ने होते नहीं पढ़ता, शॉर्टकट देखता है, अरे कोई कंपाइलेशन मिल जाए, फिर एग्ज़ाम में होता नहीं है, बोले सर छूट गया, ये पढ़ा नहीं, ये रह गया, ये सब चीज़ें मन के अंदर आती। तो जो भी सीरियस लोग हो तो प्लीज़ वो जो कंटेंट अपलोडेड है मिस मत करना, बाकी आपका लक है, वो आपके सोच पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये काला आज़ार के ऊपर, इस पर हमने डिस्कस किया है ना। तो ये इंडिया का प्रोग्रेस इन एलिमिनेटिंग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो इंडिया का पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स की अगर बात किया जाए तो हम अभी काला आजार का जो आप कह सकते हो उसको एलिमिनेट करने के एकदम पास में ही हैं। स्टैटिस्टिक्स देखो याद नहीं रहेंगी, इसके किसकी वजह से कॉज होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस जो है कर रखा है ना। तो काला आजार और ट्राकोमा की बात करें तो ये जैसे बहुत, ये ऐसी बीमारी है कि मान लो अगर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, गरीबी है, पॉवर्टी जैसी चीज़ें, तो उसको मतलब ये बीमारी स्प्रेड होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो ये सब प्रॉपर हमें सर्विलेंस मेंटेन करके रखना है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी बेटर करना है कि ये ऐसी बीमारी और ना फैले। ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे काला आज़ार एलिमिनेशन और ट्रकोमा रिडक्शन पे हमारा फोकस भी है ना। तो यहाँ पे इसके लिए कंप्लीट सर्विलेंस की ज़रूरत है और इसका दोबारा से ना है, ऐसा हमको इंश्योर करना है। कमेंट सेक्शन में बताओ काला आज़ार किसकी वजह से कॉज होता है, लास्ट में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं रडर सिस्टम क्या होता है। अब इसमें केस दे रखा है, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप रीड कर सकते हो, बट जो टॉपिक यूपीएससी के लिए ज़रूरी है वो रडर सिस्टम क्या होता है ये जानना है। ऐसी चीज़ें देखो यूनिक जो होती है ना, ये लोग टारगेट कर लेते हैं, हो सकता है अगले साल करें, उसके अगले साल करें, जब भी करें। बट देखो हर चीज़, मैं हर क्वेश्चन का सोर्स आपको न्यूज़पेपर में दे सकता हूँ, ऑलमोस्ट मतलब अराउंड 70% क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन का तो मैंने आपको दे ही रखे हैं, लास्ट ईयर के जो प्रीलिम्स है उसमें आप चाहो यूट्यूब में देख लो, पड़ा हुआ है विद स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये आपका रडर सिस्टम याद रखना है। तो रडर सिस्टम देखो, ये रडर देख सकते हो ना, अपर रडर लोअर रडर ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये प्लेन में होता है। ये फ्लाइट कंट्रोल्स है जो कि रोटेशन को कंट्रोल करता है एयरक्राफ्ट का, और है ना अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो रडर प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सरफेस, जो कि रोटेशन को वर्टिकल एक्सिस में, मतलब वो जो आप कह सकते हैं कि वो घूमे ना, ऐसा गोल गोल ना घूम जाए, तो उसको कंट्रोल करता है। जिस इस मूवमेंट को यॉ बोलते हैं, तो आपसे पूछा जाए यॉ क्या होता है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर आपको थोड़ा समझ में ना आए हो तो आप यूट्यूब में डाल के देख सकते हो कि रडर सिस्टम क्या है, या गूगल में डाल के चाहो तो इमेज या एनिमेशन देख सकते हैं आप। तो रडर एक मूवेबल सरफेस है, जो कि ये मतलब इसको एक्सप्लेन किया गया, ये जो है मूवेबल सरफेस है, ये माउंट किया जाता है ऐसे एंटी बैलेंस टाइप के रूप में, क्योंकि ये लगे अगर ये नहीं होगा तो ये ऐसे गोल गोल घूम जाएगा, बैलेंसिंग नहीं होगी प्रॉपर। तो वो बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस इतना आइडिया होना चाहिए यार, रडर है क्या होता है। ठीक है, तो बोट के अंदर जो रडर है ये इज़ नॉट यूज टू स्टेयर द एयरक्राफ्ट, रादर इट इज़ यूज टू ओवरकम एडवर्स यॉ इंड्यूस्ड बाय टर्निंग, है ना। तो मान लो मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है, या है ना, और बाय इंजन फेलियर है, तो ये क्या है कि ऐसा ना हो कि वो उसका जो बैलेंसिंग है दैट इज़ अफेक्टेड। तो ख़ास तौर से जो यॉ मूवमेंट है उसको रोकने के लिए रडर सिस्टम का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसराइल आस्क इट्स सिटीजन्स इन श्रीलंका टू कम बैक। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये तो न्यूज़ है कि यहाँ जो इसराइलीज़ हैं तो उनको कहा गया है। अब यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे अब दिमाग सोचना चाहिए कि यार यहाँ यूपीएससी क्या प्रश्न बनाए, ये तो कोई नहीं पूछने वाला, अरे वो धमकी दी है तो कहाँ धमकी दी है। अब इसमें देखो कि मैपिंग देखना, तो मैपिंग में अगर यहाँ पूरा आर्टिकल रीड करोगे तो यूपीएससी कहाँ रीच कर सकती, क्या दिमाग लगा। हमारे सिलेबस में क्या है, ज्योग्राफी, तो अरुगम बेक आपको न्यूज़ में आएगा, रेयर लोग यूट्यूब में कवर किया होगा किसी ने। ठीक है, यहाँ से देख के कर लें अलग बात है। तो यहाँ पे अरुगम की बात करोगे, लोकेटेड का पता होना चाहिए बस। मैपिंग का कोई क्वेश्चन मिस नहीं होता, ये जो यूपीएससी में आते हैं, कई बार तो 10-10 प्रश्न आए हुए हैं, पिछले साल भी जो आए थे, आप खुद जाके यूट्यूब में देखना, पूरा कंपाइलेशन पड़ा हुआ, वहीं से सारे क्वेश्चन हैं, कोई मिस नहीं हुआ। और ये बहुत यही चीज़ें हैं कि देखो यही डिसीजन मेकिंग है। ऑलरेडी हम इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बट जो पढ़ना है उसको छोड़ देता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझता है। कोई वही चीज़ पैसा दे के पढ़ाएगा तो उसको लगेगा अरे वो बहुत अच्छा है, तो क्या ही है। मतलब यहाँ पे आप देखो ना, आपको मैपिंग, ये जो सेशन है अगर इसको अच्छे से फॉलो करते जाओ, कुछ चीज़ें आप फॉलो अच्छे से करते जाओगे, तो ये चीज़ आपकी मिस नहीं होंगी। मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आपको स्टैटिक कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ लो अच्छे से। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है प्रीलिम्स क्लियर करने का, और वो सिंपल प्रिंसिपल ये है कि स्टैटिक बुक्स जो आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जो है उनको करना, वो बढ़िया से करो। लगभग 2 साल का न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स को कवर करना, कोई कंपाइलेशन काम नहीं आएगा। अभी भी मार्केट में ये वो बहुत सारे कंपाइलेशन बिक रहे हैं, आपके पास पेपर है, आपके पास कंपाइलेशन है, जाके देख लो। 10 क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना स्क्रीनशॉट देके कि इतने क्वेश्चन भी आए होंगे। मैंने आपको 39 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट दिए हैं, और मैं 50 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपको दे सकता हूँ, जो आई आर ओ आई आर के मिला के लगभग 50 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आउट ऑफ 100 दिए हुए हैं। और ये बार बार बताने का पर्पज़ क्या है कि आप इस चीज़ को समझो कि न्यूज़पेपर बेस्ड चीज़ों को आपको कवर करना है। ये कंपाइलेशन मान लो आपको करना भी है, मान लो आपका इच्छा है करने का, कितना टाइम लगेगा, 15 दिन। तो कंपाइलेशन जब आएगा पलट के देख लेना, बट ये न्यूज़पेपर नहीं कवर होगा 15 दिन में, भूल जाओ कम होगा, आप शॉर्टकट ही देखोगे। और इसी में फिर प्रीलिम्स में होता नहीं है, साल भर ख़राब होता है, फिर वही मिस्टेक रिपीट करना, फिर वही चीज़ करना, इधर उधर के वीडियो देख लिए, किसी ने कह दिया नहीं मैंने तो ऐसे ही कर लिया था, मैंने वो कर लिया था, ऐसे कर लिया था। तो ये ध्यान में रखना, बढ़िया जो स्टैटिक बुक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-6-7 किताबें हैं, उनको पढ़ लो। उसके बाद कुछ एनसीईआरटीज़ हैं, न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर और पीआईक्यूज़, ये चीज़ कर लो। कोई कोचिंग के नोट्स कहीं कुछ के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो हेल्प रहेगा। कई बार कोई किताब पढ़ने में समझ में नहीं आता है,
बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करना है। यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेस हैं, देख लो। उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा दिन समझा, जिनका एक राइट एप्टीट्यूड है। अब मान लो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हो, क्योंकि होता है ना ऐसा, तो देखो समय तो देना पड़ेगा। बट हाँ, किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, उसको समझ है, उसे लिखना आता है, उसको समझ है चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपको बस यही चीज़ करनी है। आपको एक राइट राइट डायरेक्शन लेना है। अब जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, अब वो सोचे कि पहली बार में मुझे सब कुछ आ जाए, तो वो तो यही सब पढ़ना उनको अच्छा लगेगा कि हाल में ही मोदी जी कहाँ गए थे, हाल में ही कहाँ वो हुआ था, ये क्या हुआ था, हाल में जो है भारत और इसका मैच हुआ था, उसमें पिच में काली मिट्टी पड़ी थी, तो काली मिट्टी का कलर क्या था। इस टाइप की चीज़ें उनको समझ में आएंगी, तो वो वही पढ़ेंगे। अब उसमें सालों बीतते चले जाएंगे। तो ये बहुत है। तो अगर आप एक राइट एप्टीट्यूड कैरी करते हो, आपका थोड़ा सा मतलब आपको लिखना पढ़ने का इंटरेस्ट है, चीज़ों को लेके शॉर्टकट पे नहीं ज़्यादा जाते हो, तो आपको यही चीज़ करनी है। बुक मिस मत करना, न्यूज़पेपर बेस्ड चीज़ों को मिस नहीं करना है। जो सेशन हो रहा है या प्रहार बैच का, अगर आप पुराना कंटेंट नहीं कवर किया तो प्रहार बैच के अकॉर्डिंग उससे कर लो। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात हो रही है। आप देखना, अगर आपको प्रीलिम्स ना निकले तो आप मुझे बताना। प्रैक्टिस करना है, पीआईक्यूज़ करने हैं, इधर उधर के टेस्ट सीरीज़ के बजाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक टेस्ट सीरीज़ आप लगा लो, और एक दो तीन जगह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। इस टाइप से आप प्रोसीड करो, बिल्कुल 100% निकलेगा। इस चीज़ कोई करता ही नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। तो मेरा काम रहेगा आपको ये सब बताते रहना। चलो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस हम लोग 1 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। जो नया बैच है, इसके अल्टीमेट नोट्स आपको लगभग 450 पेज के ऐसे नोट्स मिलेंगे, और ये अभी नए बैच के अपडेटेड नोट्स आपको मैं दूंगा। और अभी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको प्रिपेयर करके मिल रहे हैं, मैंने पुराने बैच में अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। नोट्स बहुत अल्टीमेट होंगे। मैं आपको सिर्फ कहता हूँ कि आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यार सर के द्वारा प्रोवाइडेड 500 पेज के नोट्स मुझे कंप्लीट करनी है। अगर आपने ये शपथ ले ली कि यार मुझे नोट्स और वीडियो लेक्चर करने हैं, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस ऑप्शनल का, और आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी एलिजिबल होगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये अभी ऑफ़र आएंगे, अभी थोड़ा वेट कर सकते हो आप ज्वाइनिंग के लिए, कि ऑफ़र आएगा, दिवाली आने वाली है तो ऑफ़र आएगा ही, तो उस समय फिर सब आप जो भी ज्वाइन करना आप कर लेना। ऐसे का भी सेम चीज़ है, ऐसे राइटिंग करते रहना। ये टेस्ट सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल डाल दिया है। और कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए saurabh.pandey.upsc.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ये आपका प्रहार बैच है, मिस नहीं करना है, ठीक है। इथिक्स का कोर्स है, ऐसे है, ये सब कोर्सेस आप देख लेना। बाकी चीज़ अभी मैंने सोसाइटी वाले के नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, एक लास्ट मॉड्यूल का बचा है, 4 के मैंने नोट्स डाल दिए हैं। अब वीडियो लेक्चर करना है। देखो, मेरा बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, सिंपल सी चीज़ जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ये है कि आपके लिए बढ़िया से नोट्स बना दूँ, उसके बाद पैरेलली वीडियो लेक्चर आ जाए, और आपको नोट्स पढ़ लेने हैं, वीडियो लेक्चर देख लेने हैं, और उन चीज़ों को न्यूज़पेपर से कनेक्ट करके पढ़ना है। ये करना है, गाना नहीं गाना है कि 4 घंटे एक चीज़ों को लेके बैठे हैं, कहानी सुना रहे हैं और आप हंस रहे हो, कर रहे हो, ये नहीं। वो चीज़ों का मतलब उस चीज़ का समय नहीं है। वो चीज़ करने का मतलब आप ये मानकर चलो कि वो डिपेंड करता है। मैंने फिर कहा कि आपका जो लेवल है वो क्या है, आप किस लेवल पे आते हो, आपकी पढ़ाई किस लेवल की है, उस पर निर्भर करता है। तो फाइनली कोई उस स्टेज पे है, कोई नहीं है उस स्टेज पे। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे कंटेंट अच्छा मिला, मैं कंटेंट को कवर करूं फटाफट और चीज़ों को समझूं बार बार देख के, तो आप बस हो गया, उस चीज़ को अपने कंप्लीट करो, ठीक है। इस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आपको है, ये saurabh.pandey.upsc.com से आप ले लेना। ये क्वेश्चन देख लो, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन विल, ये सही कर लो, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, लिमिट ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ डिस्कस करना 10 नंबर पे, लिखो ज़रूर से, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब कई सारे लोग जो हैं अपने आंसर को सेंड करते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि मेरे शब्द जो हैं या जो भी मैं आपको बोलूँ उसको बहुत दिल में नहीं लेना है ना। ये क्योंकि हम लोग का काम है, हम टीचर के रूप में हैं आपके, तो अब ऐसा नहीं कि आपको मुझे ऐसे शब्द बोलने हैं जो आपको अच्छे लगें। आपको तैयार रहना है, बहुत ज़्यादा अपना ईगो हाई नहीं रखना कि अरे सर ने कैसे बोल दिया, मैं अब सर का चैनल नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो है मेरा काम ये है कि मैं आपको एक सही डायरेक्शन दूँ, आप कहीं गलत करते हो तो मैं आपको बताऊँ, और ये मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं कि आप गलत भी करो और बहुत वाह वाह करता रहूँ, ये एक टीचर का रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरा हर लेवल पे आपको बताना, अगर एक बच्चा भी उस चीज़ को मानेगा तो दैट इज़ गुड फॉर मी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी सेशन को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो है बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर आप जरूर से दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।